हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस के अंदर। आज मैं एक बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं और उस टॉपिक का नाम है अपना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक, जो कि पूरा हिंदी मीडियम के अंदर चलेगा। पहले अपन हिंदी मीडियम के लिए भी पढ़ेंगे, उसके बाद में जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहेगा उसके लिए भी एक क्लास अलग से बनाई जाएगी इंग्लिश मीडियम के लिए। आज अपन हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे इसको पूरा का पूरा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक, जिसको हम बोल रहे हैं जेल विद्युत कण संचलन तकनीक। एक अपना चैप्टर चलता है बायोलॉजी के अंदर जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, और उसके आगे उसी से जुड़ा हुआ एक चैप्टर और चलता है जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। उसमें एक पहला जो चैप्टर चलता है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चलता है और वो एक ही क्वेश्चन बनता है उस चैप्टर के अंदर। पर्टिकुलर एक ही क्वेश्चन रहता है कि पुनर्योगज डीएनए क्या होता है, ये पुनर्योगज डीएनए बनाते कैसे हैं, इसके लिए अपने पास में कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स होनी चाहिए। उस पुनर्योगज डीएनए को अपन एक अलग वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ अपन ये समझने वाले हैं कि पुनर्योगज डीएनए को बनाने के लिए अपने पास में दो टेक्निक्स होती है, और टेक्निक्स के अंदर पहली टेक्निक्स अपनी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक होती है और सेकंड वाली अपनी होगी पीसीआर। पीसीआर को मैं अलग वीडियो के अंदर समझाऊंगा, आज अपन समझने वाले हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक। अब इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक, इसका मतलब इस तकनीक के अंदर एक तो जेल का इस्तेमाल होगा, दूसरा इलेक्ट्रिक करंट का भी इस्तेमाल यहां पे होने वाला है। अब इस तकनीक के द्वारा अपन करते क्या है, ये तकनीक ऐसी तकनीक होती है जिसके अंतर्गत अपन डीएनए के जो खंड होते हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं, डीएनए के खंडों को पृथक कर सकते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ऐसी तकनीक जिसके द्वारा हम डीएनए के खंडों को अलग अलग कर सकते हैं या पृथक्करण कर सकते हैं, उस तकनीक को हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक। ये तो होगी अपनी सबसे पहले डेफिनेशन। उसके बाद में इस तकनीक में डीएनए के ऋणावेशित टुकड़ों को एनोड की तरफ भेजकर अलग कर सकते हैं। इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ है कि डीएनए के अंदर कैसा चार्ज होता है, डीएनए के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। अब उस नेगेटिव चार्ज वाले को अपन बोलते हैं कैथोड, और जहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं एनोड। मतलब डीएनए के ऋणावेशित टुकड़ों को हम कैथोड की तरफ भेज करके, एनोड की तरफ भेज करके, कैथोड से एनोड की तरफ भेज करके उनको अलग अलग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपना सिंपल सा ये बनता है कि इस तकनीक के दौरान कौन से माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है या कौन सी जेल का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन क्या बना सिंपल सा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक के अंदर किस जेल का इस्तेमाल किया जाता है या कौन से माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है। तो अपना आंसर रहता है एगारोज माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उससे आगे फिर क्वेश्चन बनेगा कि ये जो एगारो जेल होती है इसका स्रोत क्या होता है, ये कहां से प्राप्त करते हैं जिसका इस तकनीक के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एगारोज को अगार अगार से पृथक करते हैं। अब ये अगार अगार क्या होता है, अगार अगार को समुद्री खरपतवार या समुद्री घास से प्राप्त करते हैं। और कौन सी समुद्री घास से, तो उनके नाम भी अपने लिख रखे हैं, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम नाम की ग्रासेस से प्राप्त करते हैं। अब ये जो ग्रेसिलेरिया होते हैं और जिलेडियम होते हैं, ये कौन से शैवाल होते हैं, ये होते हैं अपने रेड एल्गी, लाल शैवालों के नाम है ये ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम, जिससे अपन क्या प्राप्त कर रहे हैं, एगारोज जेल प्राप्त कर रहे हैं। फिर अपन ये भी लिख सकते हैं एगारोज समुद्री घास से प्राकृतिक बहुलक के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। क्वेश्चन अपने को एक ही याद रखना, भले आप ये लाइन याद कर लो, भले ये लाइन याद कर लो, भले ये लाइन याद कर लो, भले ये लाइन याद कर लो, चार में से एक बात याद कर लो कि एगारो जेल को कहां से पृथक करते हैं। एगारो जेल को अगार अगार से पृथक करते हैं। अगार अगार कहां से मिलती है, या अपन बोल दे कि एगारो जेल कहां से मिलती है, तो अपन ये भी आंसर कर सकते हैं कि समुद्री घास से मिलती है। फिर अपने से कोई पूछ ले कि उन समुद्री घास के नाम क्या है, तो उन समुद्री घास का नाम है ग्रेसिलेरिया व जिलेडियम, जो कि लाल शैवालों के प्रकार होते हैं। उसके बाद में एगारो जेल के छलनी प्रभाव द्वारा डीएनए के टुकड़े आकार के अनुसार अलग अलग हो जाते हैं। छलनी आप जानते हो, जैसे मान लो अपने पास में एक चौकोर टाइप की छलनी है, उस छलनी के अंदर अपने डीएनए के फ्रेगमेंट्स रखे हैं और उस छलनी को अपन ऐसे आगे पीछे घुमाते हैं। तो अपने को भी पता है कि जो बड़े वाले जो खंड होते हैं, जो भी हो, यहाँ पे अपन डीएनए की बात करेंगे, लेकिन एक बार के लिए अपन कंकड़ पत्र मान के चलते हैं कि उसमें छोटे कंकड़ पत्र है और बड़े वाले पत्थर भी डाल रखे हैं। उस छलनी को अपन आगे पीछे ऐसे हिलाते हैं तो उसमें बड़े वाले जो पत्थर होते हैं वो तो पहले रुक जाते हैं और छोटे वाले होते हैं वो दूर तक चले जाते हैं। वही सीन यहाँ पे एगारो जेल के अंदर अपन डीएनए को दौड़ाएंगे तो छोटी साइज के डीएनए है वो दूर तक जाने वाले हैं और बड़ी साइज के डीएनए है वो पीछे तक रुकने वाले हैं।
जैसे अपने लिख भी दिया है, डीएनए के टुकड़े जितने छोटे होते हैं वे एगारोजेल पर उतने ही दूर तक जाते हैं। उसके बाद में डीएनए के इन खंडों को देखने के लिए जो छोटे खंड है आगे तक गए हैं, इसका मतलब ये जो डीएनए के खंड है ये अपने काम के हैं, इसी से अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए बनाने वाले हैं। तो इन खंडों को देखने के लिए अपन एक यौगिक का इस्तेमाल करते हैं और उस यौगिक का नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। इस इथिडियम ब्रोमाइड या शॉर्ट में इसको ईटीबीआर के नाम से भी जान रहे हैं, इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करेंगे। पहले तो जैसे ही अभिरंजित करेंगे, अभिरंजित करने के बाद में उन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम लेके जाएंगे अल्ट्रावायलेट रेज के पास में, पराबैंगनी विकिरणों के सामने। जैसे ही पराबैंगनी विकिरणों के सामने उन फ्रेगमेंट्स को अभिरंजित करने के बाद में लेके जाएंगे तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स अपने को कैसे कलर के दिखाई देने वाले हैं? चमकीले नारंगी कलर के पट्टियों के रूप में दिखाई देने वाले हैं। अब जैसे ही अपने को पता लगा कि चमकीले नारंगी कलर की पट्टियां जिस डीएनए के ऊपर बनी है, इसका मतलब अपने काम का डीएनए कौन सा है? वही वाला है। अब उस डीएनए को चाकू की सहायता से एगारोजेल से काट करके अलग कर लिया जाता है और अलग करने की ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम इल्यूशन नाम देते हैं या फिर छालन बोलते हैं। और अलग किए हुए डीएनए को वाहक डीएनए के साथ में जोड़ करके हम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करते हैं। जब पुनर्योगज डीएनए क्या होता है? पुनर का मतलब क्या होता है? दोबारा से। योगज का मतलब दो डीएनए आपस में जुड़ेंगे तब जाकर के बना हुआ डीएनए। मतलब मेरे पास में एक ये डीएनए है मान लो, और ये डीएनए वो वाला है जिसको मेरे को इस्तेमाल करके आगे कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाना है। इस डीएनए को मान लो मैं इस वाहक डीएनए के साथ में जोड़ दूं, जैसे ये मेरा वांछित जीन युक्त डीएनए है जिससे मेरे को प्रोडक्ट बनाना है, ये मेरा वाहक डीएनए है। इसको जैसे ही मैं यहाँ पे ये जोड़ दूंगा तो ये मेरा पूरा क्या बन गया है? पुनर्योगज डीएनए। सुनने में बहुत आसान लगता है कि बस इसको हटाया, इसको जोड़ दिया, ये पुनर्योगज डीएनए बना, लेकिन इसको मैंने यहां से जोड़ा है, इसके बीच में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अपना पूरी प्रोसेस समझनी पड़ती है इसके लिए। लेकिन उसमें अपने को ये देख पता लग गया कि अपने जो वाहक डीएनए के साथ में जोड़ा है अपना वांछित जीन युक्त डीएनए, वो जो डीएनए अपने को मिला है वो इस तकनीक से मिला। जैसे मान लो मेरे पास में ये काम का डीएनए था जिसको मैं वाहक डीएनए से जोड़ रहा हूं, तो ये जो डीएनए मेरे को मिला है ये जिस तकनीक से मिला है उसको हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक। अब इसी लैंग्वेज को अपन डायग्रामेटिक तरीके से भी रिप्रेजेंट किया है मैंने, यहाँ पे डायग्राम से भी समझते हैं। सबसे पहले अपने पास में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का डायग्राम बनाया हुआ है। सबसे पहले इसके पास में अपने पास में 4 कूप होते हैं, कूप या वेल होते हैं। अब ये वेल क्या होते हैं? छोटे छोटे गड्ढे टाइप से होते हैं। इन गड्ढों के अंदर मान लो मेरे पास में डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स लिए हैं, लेकिन मेरे को अभी तक ये नहीं पता कि मेरे काम के डीएनए कौन से हैं। तो मेरे पास में जितने भी डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे और ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स मैंने टुकड़े टुकड़े किए, इसके लिए आपने पढ़ा होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम या आणविक कैंची या मोलिकुलर सीजर या रासायनिक चाकू या न्यूक्लियेज एंजाइम या विदलन एंजाइम। ये कितने सारे नाम है जो एक ही एंजाइम के नाम होते हैं और उस एंजाइम का काम होता है डीएनए के खंडों को काटने का। उस एंजाइम के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं। फिलहाल के लिए अपन की प्रतिबंधन एंजाइम से या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स अपन ने काटे हैं, काटने के बाद में अपने को यह नहीं पता लगा कि कौन सा डीएनए का फ्रेगमेंट्स हमारे काम का है। अब काम का जो फ्रेगमेंट्स है उसके लिए अपने को इस तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि उनको अलग अलग करना पड़ेगा कटे हुए सिरों को। तो मैंने जो कटे हुए सिरे थे उनको मान लो कि मैंने मुट्ठी के अंदर ये सारे के सारे डीएनए भर लिए और इन डीएनए को मैंने इन कूप के अंदर यहां पे भर दिया है। भरते डीएनए के अंदर अपने को पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है। यहां पे मैं इलेक्ट्रिक करंट दूंगा तो यहां कैथोड से डीएनए के खंडों का स्थानांतरण होने वाला है यहां पॉजिटिव चार्ज की तरफ, एनोड की तरफ। जैसे मान लो यहां पे जो मैंने डीएनए लोड किया है, जैसे इसको करंट मिलेगा तो यहां से ये डीएनए निकल करके यहां पे पहुंचेगा, इस कूप से बाहर निकल करके यहां पे पहुंचेगा। और सबसे पहले जो डीएनए निकलेगा वो वाला डीएनए होगा जिसकी साइज बड़ी होगी। मतलब बड़े जो डीएनए है वो यहां पे होंगे। जैसे हमने लिख दिया सबसे बड़ा डीएनए सबसे पहले निकला है। उसके बाद में आगे की तरफ देखेंगे तो सबसे लास्ट में अपने को वो वाले डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिलने वाले हैं जो सबसे छोटा डीएनए होता है। मतलब सबसे बड़ा डीएनए पहले रुक जाएगा, सबसे छोटा डीएनए आगे की तरफ जाने वाला है। फिर इस तकनीक के अंदर जो रेड कलर से मैंने ये शो कर रखा है ये अपना एक माध्यम है। इस माध्यम को हम नाम बोलते हैं एगारोज माध्यम, या जिस जेल का इस्तेमाल करें उसको हम बोलते हैं एगारोज जेल। और इस एगारोज जेल को हम कहां से प्राप्त करते हैं? समुद्री घास से प्राप्त करते हैं, एगार एगार से प्राप्त करते हैं, ग्रेसिलेरिया जिलेडियम नाम की रेड एल्गी से इसको प्राप्त किया जाता है, जिसके ऊपर डीएनए के खंडों को नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ दौड़ाया जा रहा है। उसके बाद में जैसे मान लो मेरे को यहां पे ये डीएनए का फ्रेगमेंट्स मिला सबसे छोटे वाला, इस छोटे वाले डीएनए के फ्रेगमेंट्स के ऊपर मैंने क्या कर दिया है, यहां मैंने ईटीबीआर से
ATBR से अभिरंजित कर दिया है। सॉरी, सबसे छोटे आकार का जो डीएनए मेरे को मिला, इसको मैंने ATBR से क्या कर दिया है, अभिरंजित कर दिया है। अभिरंजित करने के बाद में अभी भी मेरे को आइडिया नहीं लगा है कि मेरे काम का डीएनए यही है कि नहीं है। अब अभिरंजित करने के बाद में मैं इनको लेके जाऊंगा पराबैंगनी विकिरणों के सामने। जैसे ही इन फ्रेगमेंट्स को, जिस फ्रेगमेंट्स को मैंने ATBR या इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित किया है, उसको मैं पराबैंगनी विकिरणों के सामने लेकर के जाऊंगा, तो ये जो फ्रेगमेंट्स होंगे ये मेरे को कैसे कलर के दिखाई देंगे, चमकीले नारंगी कलर के दिखाई देने वाले हैं। इसका मतलब मेरे काम का जो डीएनए है, जिससे मैं आगे पुनर्योगज डीएनए बनाने वाला हूं, जो प्रोडक्ट तैयार करने वाला हूं, वो वाला डीएनए मेरा यही वाला है। अब जैसे मेरे को पता लग गया कि ये डीएनए मेरे को काम का है, तो इसको मैं चाकू से काट करके बाहर निकाल लूंगा। अब चाकू से काट करके बाहर निकाला तो मेरे पास में ये डीएनए का फ्रेगमेंट तो आया, लेकिन इसके साथ में और क्या आई है, थोड़ा सा एगारोज जेल का ये जो अमाउंट है ये भी थोड़ा सा बाहर निकल गया है। जैसे मान लो ये तो मेरा क्या है, डीएनए का खंड है, और ये बाहर की तरफ मेरे पास में क्या है, ये एगारोज है। अब इस एगारोज वाले इस खंड को मैं थोड़ा सा गर्म करूंगा। जैसे ही गर्म करूंगा तो ये एगारोज वाला जो पोर्शन है ये तो हट जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये मेरा बच जाएगा। अब इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, इस प्रोसेस को हम नाम देने वाले हैं सालन। ठीक है, तो ये सिंपल सी अपनी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है। यदि बड़ा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में मिलता है तो ये सारी बातें लिखनी पड़ेगी। और दूसरी इस टेक्निक की खास बात ये होती है कि इसका हर एक पॉइंट अपने को एक छोटा क्वेश्चन दे रहा है। कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके अंदर क्वेश्चन नहीं बन रहा है। जैसे सबसे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होती क्या है, तो उसकी डेफिनेशन अपने को ये देनी पड़ेगी कि डीएनए के खंडों को अलग अलग करने वाली तकनीक को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक बोलते हैं। दूसरा, इसी परिभाषा को घुमा करके क्वेश्चन के रूप में ले लेता है अगला, कि ऐसी कौन सी तकनीक होती है जिसके द्वारा डीएनए के खंडों को हम अलग अलग कर सकते हैं, तो हम आंसर करने वाले हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक। उसके बाद में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक में कौन सी जेल का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम आंसर करने वाले हैं कि एगारोज जेल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन बोलेगा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में एगारोज जेल का इस्तेमाल किया जाता है, ये एगारोज जेल कहां से प्राप्त करती है या इसका स्रोत क्या होता है, तो हम आंसर देने वाले हैं कि इस एगारोज जेल को समुद्री घास से प्राप्त करते हैं, समुद्री खरपतवार से प्राप्त करते हैं, या ये भी लिख देंगे ग्रेसिलेरिया व जिलेडियम नाम के लाल शैवालों से प्राप्त करते हैं, या फिर ग्रेसिलेरिया व जिलेडियम नाम के लाल शैवालों से प्राप्त करते हैं, ये भी लिख देंगे, तो ये भी अपना आंसर सही रहने वाला है। उसके बाद में एगारोज जेल के छलनी प्रभाव द्वारा डीएनए के टुकड़े को आकार के अनुसार अलग अलग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं इस डेफिनेशन के अंदर कि डीएनए के खंडों को अलग अलग कर सकते हैं, ये अपने परिभाषा में लिख लिया है। तो क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि आपने डीएनए के खंडों को अलग अलग किया तो वो किस आधार के ऊपर किया है, तो एनसीईआरटी बोलती है, एनसीईआरटी टेक्स्ट के अंदर तो ये बात बोल देती है कि सिर्फ साइज के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में वो डायग्राम में ये भी दिखाती है कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ऋणावेश से धनावेश की तरफ। इसका मतलब अपने को दो आंसर मिले हैं। एक आधार तो क्या मिला है कि इनको आकार के अकॉर्डिंग अलग अलग कर सकते हैं, दूसरा आधार अपने को क्या मिला है, इनको आवेश के आधार पर भी अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक में डीएनए के खंडों को कौन से यौगिक से अभिरंजित किया जाता है, ये अपना एक छोटा क्वेश्चन और बन गया। तो अपना आंसर क्या रहने वाला है, इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित किया जाता है। उसके बाद में कि इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करने के बाद में डीएनए के खंडों को कौन सी विकिरणों के प्रभाव में लाया जाता है, तो उसका आंसर है अपना पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव में लाया जाता है। फिर से क्वेश्चन बना लेगा कि इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करने के बाद में इन डीएनए के खंडों को पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव में लाने से डीएनए के खंड होते हैं वो कौन से रंग में दिखाई देते हैं, तो वो चमकीले नारंगी कलर की पट्टियों में दिखाई देते हैं। अब चमकीले नारंगी कलर वाले जो बैंड दिखाई दिए डीएनए के, इन डीएनए के खंडों को एगारोज जेल से पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहला रही है, उसको हम बोलते हैं क्षालन
या फिर इल्यूशन वाली प्रोसेस बोलते हैं। तो ये अपनी सिंपल सी, या तो 1.5 नंबर का ये पूछा जाएगा अपनी बोर्ड की एग्जाम में, या फिर 1 नंबर का या आधे नंबर का, भले रिक्त स्थान के क्वेश्चन में आ जाए, भले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों के अंदर आ जाए, या 1 वर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर आए, लेकिन इस टेक्निक में से क्वेश्चन अपने को मिलने वाला जरूर है 100%। और मैं अभी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में बोर्ड की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन टॉपिकों को लेकर के यहाँ पे आने वाला हूं इजी वे में, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कि बड़ा क्वेश्चन आएगा तो भी कर देंगे, छोटे क्वेश्चन आएंगे वो भी कर देंगे, और सिर्फ वही टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसकी अपने को लगता है कि 100% इनकी गारंटी रहेगी कि इनमें से तो क्वेश्चन आएंगे। उन टॉपिकों को हम इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में बिल्कुल सिंपल तरीके से इजी वे के अंदर अपन करने वाले हैं। उसके बाद में भी आपको ऐसे लगता है कि नहीं सर ये अभी भी टफ लग रहा है, थोड़ा सा तरीका चेंज करके आप बताइए, तो इसके लिए अपन दूसरे तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लगे कि सर ये टॉपिक 1 चैप्टर से लेकर के 13 चैप्टर तक जितने भी चैप्टर है, भले जूलॉजी के हो, भले बॉटनी के हो, भले इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, कोई भी चैप्टर में कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक एग्जाम में आने वाला है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझ में अभी तक नहीं आया है, तो वो आप वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर बता देना कि सर इस टॉपिक के ऊपर भी आपको वीडियो बनाना है। जैसे आपकी डिमांड रहने वाली है उस हिसाब से मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूं। जैसा आप बोलोगे वही टॉपिक आपको मिलने वाले हैं, बिल्कुल ईजी वे में, सिंपल तरीके से। कोई डायग्राम होगा तो डायग्राम को भी सिंपल वे में, कि एग्जाम में इस डायग्राम को कैसे बना के आए। भाई बुक के अंदर जैसा दे रखा है उसको अपन एग्जाम में नहीं बना सकते हैं, एग्जाम में बना, जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का मैंने सिंपल सा डायग्राम बनाया है, कोई इसको ऐसे घुमा करके बना देगा तो कोई इसको सीधा करके बना रहा है। अब कुछ रटाकू लोग होते हैं कि सर आपने तो इस हिसाब से इसको डायग्राम बनाया है, किताब के अंदर तो ये इस हिसाब से दे रखा है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। भले आप इसको इस हिसाब से बनाओ या फिर इसको आप उल्टा करके बनाओ, कैसे भी बनाओ, प्रोसेस अपने को समझ में आनी चाहिए, लेबल्ड अच्छे से किया हुआ होना चाहिए कि हमने यहाँ पे सीखना क्या है, अपना टारगेट क्या है, वो बात ये डायग्राम भी बता रहा है, एनसीईआरटी वाला भी बता रहा है, और एनसीईआरटी से बाहर कुछ गया नहीं है। जो बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है उसी बात को अपन फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगला टॉपिक मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए इसी चैप्टर का पीसीआर वाला, जो कि बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूं। थैंक यू सो मच।